नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे फेक न्यूज़ और डीप फेक वीडियो की, क्योंकि फेक न्यूज़ का मुद्दा लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बनकर उभर रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इस बात को संसदीय समिति ने भी माना है और सरकार ने भी। लिहाजा फेक न्यूज़ और डीप फेक वीडियो का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठा तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी संसद में इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार फेक न्यूज़ और एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो पर रोक लगाने के लिए नए नियम तैयार कर रही है। एआई जनरेटेड डीप फेक की पहचान और उस पर कार्रवाई के लिए सरकार ने एक मसौदा भी जारी किया है। इस पर अभी विशेषज्ञों और जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और लोकतंत्र की सुरक्षा का भी है। दोनों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात फेक न्यूज़ और डीप फेक वीडियो से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा देवरिया से सांसद शशांक मणि जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। शशांक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे साइबर टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ अमित दुबे जी से। अमित जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन इस मुद्दे पर हम चर्चा करें उससे पहले आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा इस मुद्दे पर। फेक न्यूज़ इज़ अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी टुडे और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। हाल ही में कुछ नए रूल्स भी बनाए गए हैं। विदिन 36 आवर्स टेक डाउन करने की एक नए रूल अभी हाल ही में बनाया गया है। एआई जनरेटेड डीप फेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेने का भी नया रूल ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। कंसल्टेशन इज करेंटली गोइंग ऑन। जाहिर सी बात है, फेक न्यूज़ का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। संसदीय समिति ने कहा है। जाहिर तौर पर इस मुद्दे के अलग अलग पहलू हैं। शशांक जी, शुरुआत में आपसे करता हूं, क्योंकि संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने संसद में कहा कि फेक न्यूज़ का मुद्दा जो है वो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभर रहा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा गणतंत्र विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है और सबसे खुला गणतंत्र है। तो हमारे लिए ये खासकर मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जैसे चीन है, उन्होंने उसको बंदी कर दिया है। और हमारा गणतंत्र वो जो है जो कि हर 3-4 साल में चुनाव बड़े होते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है, कुछ हैरेसमेंट पे भी प्रभाव पड़ता है, निजी खतरा भी रहता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उसी के साथ साथ जैसा आपने कहा कि अगर इनोवेशन को भी आगे आना है तो इस प्रकार के रेगुलेशन हमें बनाने पड़ेंगे कि उसमें भी सामंजस्य रहे, अभिव्यक्ति की भावना से कोई हीन भावना न रहे कि हम लोग अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमने सरकार ने कार्रवाई की बहुत अहम की है, बहुत सही की है। और जो सेलेक्ट कमेटी की और जो हमारी कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, निशिकांत दुबे ने उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उसमें भी कई ऐसी बातें रखी गई हैं जो बहुत प्रासंगिक हैं। मैं यही कहूँगा कि इसका खतरा 3 प्रकार का होता है। एक तो हमारे जो षड्यंत्र रचने वाले होते हैं, कभी कभी राजनीतिक दलों के भी होते हैं, वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरे हिसाब से कुछ इस प्रकार से काम कर रहे हैं, अराजकता का काम करना चाहते हैं देश में। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर बाहरी ताकतों का भी है और उसमें भी कई ऐसी चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले कि बाहर से भी कुछ चैटबॉट्स करके यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे। तो 3 प्रकार के खतरे हैं और इसके लिए मैं समझता हूँ जो भी अधिनियम आएगा उसमें तीनों पे हम लोग को शोध करनी पड़ेगी। लेकिन उसी के साथ साथ जो व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग करके, एआई का प्रयोग करके अपने गणतंत्र को आगे बढ़ाना चाहता है, विकसित भारत के लिए भी एआई की बहुत महत्वता है, उसको भी हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, संतुलन एक जरूरी है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और लोकतंत्र का मुद्दा है, खास तौर पे जब फर्जी खबरें एक बड़ा खतरा बनकर उभर रही हैं। अमित दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि फर्जी खबरें जो हैं वो लोकतंत्र के लिए कैसे खतरा है और कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए मनोज जी, अभी थोड़े दिन पहले ट्विटर ने एक फीचर रिलीज किया था
कि अब आप ये देख सकते हैं कि ट्विटर का कोई भी यूजर कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, उसकी लोकेशन देख सकते हैं, उसके जो हैंडल पर आप क्लिक करेंगे, और ये भी पता कर सकते हैं कि ये हैंडल क्रिएट कहाँ हुआ था, किस डिवाइस पे, आईफोन पे, एंड्रॉयड पर। सिर्फ इस एक फीचर ने इतने सारे लोगों को बेनकाब कर दिया जी। जो भारत में फेक न्यूज फैला रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे और एक एजेंडा के तहत काम कर रहे थे। बहुत सारे करीब 15,000 हैंडल्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे जो कि अपनी लोकेशन मुंबई में, दिल्ली में या यूपी में दिखा रहे हैं, लेकिन वो हैंडल एक्चुअली चल रहे थे दुबई से, हैंडल चल रहे थे पाकिस्तान से, वो चल रहे थे अलग अलग कंट्री से। ये कई सारे पैनल पर डिस्कशन भी हुआ। सिर्फ एक फीचर आया और देखिए कितने सारे लोग धराशायी हो गए। अब ये हैंडल क्या करते थे, उसमें अधिकतर हैंडल वेरीफाइड थे, ब्लू टिक थे। ये हैंडल किसी भी फेक न्यूज को एक नैरेटिव के तहत मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज बना देते थे। जी। ये कुछ भी ट्रेंड करा सकते हैं, और जैसे ही ट्विटर पे कोई ट्रेंड करने लगता है, आप सोचते हैं अरे ये तो बहुत गंभीर बात है, बहुत बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं। पर आप एक बार जरा आंकड़ा देखिए कि भारत में ट्विटर के कितने यूजर हैं। भारत में ट्विटर के सिर्फ 2,45,00,000 यूजर है, जिसमें से काफी सारे फेक हैं। 45 लाख तो फेक ही मानता हूं। अब ये 2 करोड़ यूजर, जो कि 1.5% है भारत की आबादी का, वो ये नैरेटिव सेट नहीं कर सकते कि भारत में किस चीज के बारे में प्राथमिकता दी जाए, लेकिन ऐसा होता था जी। और उसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित भी होते थे। लोग वेरिफिकेशन नहीं करते। कई सारे ऐसे हैंडल थे जो कि फेक न्यूज वेरिफिकेशन के थे, वही फेक थे। अब आप देखिए कई सारे हैंडल चल रहे हैं, ब्लू टिक हैं, और उसमें ये बता रहे हैं कि हम तो फेक न्यूज वेरीफाई करते हैं। जी। तो फेक न्यूज को वेरीफाई करके किसी हैंडल के थ्रू और ऑथेंटिसिटी दे दी जाती थी। तो आप सोचिए किस हद तक ऑर्गेनाइज रैकेट ये चल रहा था। अब ऐसे में डेफिनेटली इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं, डेफिनेटली ओपिनियन चेंज होती है, डेफिनेटली राइट्स हो सकते हैं, अनिश्चितता आ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ सकती है। तो ये सारी चीजें एक हद तक कंट्रोल में रह सके, इसके लिए एक लॉ लाने की जरूरत थी, और मेरे ख्याल से उसी दिशा में प्रयास है। सबसे पहले तो एक गाइडलाइन अभी थोड़े दिन पहले भी आई थी एआई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से, कि किसी भी फेक न्यूज को प्लेटफॉर्म को खुद वाटर मार्किंग करके दिखाना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है, ये डीप फेक है। जी। कम से कम इतना तो बता दो यूजर को, क्योंकि यूजर को समझ में नहीं आता आजकल इस तरह से डीप फेक बनते हैं जिसमें ना सिर्फ जो डेमोक्रेसी को खतरा है, फाइनेंशियल फ्रॉड होते जाते हैं सीधे सीधे। आपने देखा होगा अभी सुधा मूर्ति के वीडियो बन गए जिसमें उनसे लोगों से उन्होंने अपील की कि आप 25,000 दीजिए, 2.5 लाख ले लीजिए शाम तक। लोगों ने पैसे डाल। तो ये जो खतरे हैं और भी सीवियर हो जाएंगे आगे जाके। इसके लिए मेरे ख्याल से एक टाइमली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है विच इज रियली रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी वीडियो को देखकर तुरंत इन्फ्लुएंस होते हैं और रिएक्टिव हो जाते हैं। उनके दिमाग में बाय डिफॉल्ट ये ओपिनियन आती ही नहीं कि ये फेक हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब सच्ची हो। बिल्कुल अमित जी, और हाल के वर्षों में ये देखने में आया है कि जो फेक न्यूज़ का मुद्दा है, फर्जी खबरों का मुद्दा जो है, जो डीप फेक का मुद्दा है, वो भारत में एक गंभीर समस्या के रूप में उभर के सामने आया है। जैसा कहा गया कि आंतरिक स्तर पे भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है और बाहरी जो दूसरे देश हैं वहां से भी भारत के सामने चुनौती खड़ी की जा रही है। शशांक जी, अगर मैं समझना आपसे चाहूं, क्योंकि बात इस मुद्दे पे जा रही है कि देश के संविधान को भी नहीं मानेंगे, संसद को भी नहीं मानेंगे, संसद के बनाए कानून का भी पालन नहीं करेंगे। कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर फेक न्यूज़, डीप फेक या टेक्नोलॉजी के जरिए देश को अस्थिर करना चाहते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं समझता हूँ कि पिछले चुनाव में इसकी कुछ झलक मिली भी है। मैं समझता हूँ कई ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ बाहरी ताकतों के माध्यम से, अभी कुछ देशों का उल्लेख किया गया, वहाँ पर इस प्रकार के चैटबॉट्स हैं जो कि यहाँ पे ट्विटर को ट्रेंड कर सकते हैं, फेसबुक में अवरोधन कर सकते हैं और कई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो देश की हानिकारक है। मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारी सैन्य शक्ति को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि फ्रॉड कर रही हैं, जो कि अराजकता, आर्थिक अराजकता फैला सकता है। और उसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कि जो पॉलिटिकल मंच पे भी आके बोल रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार की चीज़ें करें। देखिए, दिक्कत ये है कि आज की तारीख में जो भौगोलिक राष्ट्र है और जो डिजिटल राष्ट्र है, उसके बीच में सामंजस्य आवश्यक है, और यह जो लॉ ला रहा है वो उसको सामंजस्य को बढ़ाएगा, पूरी तरह पूरित नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ ग्रे एरियाज हर समय रही हैं। और आप जानते हैं कि एआई का भी मसला ऐसा है कि हर तीसरे हफ्ते में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। आपने देखा होगा ओपन एआई का चैट जो जीपीटी आया है 3 साल पहले, उससे एकदम अलग प्रकार का विषय आ गया है। तो टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कैसे अपने विधेयक को पारित करते रहें ताकि उसके साथ चलें, और उसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला, कई ऐसे तत्व हैं जो विकसित भारत के लिए ही एआई को अग्रणी बना के आगे चलना चाहते हैं। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में कई
कई चीज़ें एआई के माध्यम से करी हैं, जैसे कि किसानों को अगर हम लोग एआई के माध्यम से उनके क्रॉप को इंश्योरेंस करवाएं, कई ऐसी चीज़ें करवाएं, तो हमें इसमें ब्लैक एंड वाइट नहीं करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कई चीज़ें इसमें उपयुक्त हैं और ज़रूरी हैं। लेकिन एक बात का विषय मैं रखूँगा कि इसकी उपयोगिता, और इसी के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार के मंच से इस विषय को छेड़ा है, क्योंकि जो आजकल की टियर 2 टियर 3 जिले में जो हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी भाषी हैं, उनको इसके बारे में पता लगाना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो भी चीज़ चल रही इंटरनेट पे संभवतः ठीक होगी। वो मेरे हिसाब से गलत है। इसीलिए जो वाटर मार्किंग की बात की गई बहुत आवश्यक है, और उसी के साथ साथ ऐसे मंचों पे हम लोग को, हमारी जनता को इसके ऊपर और ज्ञानवर्धन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ विधेयक से पारित नहीं हो पाएगा। ये तो जनता का सबका प्रयास होगा। जो अराजक तथ्य हैं उनको पकड़ा जाएगा, रिपोर्टिंग होगी और चीज़ें होगी। हमारे ज़िले में जो कैपेबिलिटी है साइबर की, उसको हम लोग और तैनात करेंगे। अभी भी जो हमारी पुलिस फोर्स है वो इसमें थोड़ी सी वीक है, तो कैसे इन सब चीज़ों को आगे चलाएंगे? तो विधेयक के साथ जनता का साथ और सरकार में भी कैपेबिलिटी बनाना, तीनों चीज़ साथ में चलेगी, तभी इस भीषण समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अमित दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जाहिर तौर पर जो पत्रकारिता है उसमें भी फेक न्यूज़ की कोई जगह नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर जिस तरह का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, एक आम आदमी उसको कैसे पहचाने कि ये फर्जी खबर है, ये फेक, डीप फेक के जरिए वीडियो बनाया गया है, इसको कैसे पहचाने आदमी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एआई के थ्रू ही एआई को पहचानवा देता हूं। अभी 2 दिन से एक मामला चल रहा था, संचार साथी को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन था और अलग अलग तरह के एलिगेशन भी लगाए गए, जिसको मैं क्लैरिफाई कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, और फालतू में एक छोटे से मुद्दे को हवा दी गई। अब ऐसे में जो न्यूज आई, आप गौर से देखना, जितने न्यूज पोर्टल पर न्यूज छपी है, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो पता लग रहा है कि यार ये सारी न्यूज बड़ी सिमिलर लैंग्वेज, और इतना हद तक सिमिलरिटी क्यों है। तो जब मैंने उसको कॉपी करके चैट जीपीटी को दिया, मैंने कहा ये न्यूज तुमसे लिखवाई गई है, तो उसने कहा हाँ। तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे जर्नलिस्ट सिर्फ समय बचाने के लिए, और प्रॉब्लम यह है कि सबके सब एक ही प्लेटफॉर्म से लिखवा रहे हैं, तो बड़ी सिमिलरिटी सी आ जाती। तो ये चीज तो होगी, क्योंकि आप रोक नहीं सकते गाइडलाइन बना के। अब ये सवाल है कि हम कैसे पहचाने कि ये चीज, अभी तो चलो इतना सेंसिटिव मुद्दा नहीं है, पर कई बार वो पूरे का पूरा नरेटिव सेंसिटिव हो जाता है। मैं आपको और चीज बताऊं, अभी जो सदगुरु हैं, इनका कोयम्बटूर में आश्रम है, उनके खिलाफ एक नरेटिव चल रहा था, गूगल पर स्पॉन्सर एड चलते थे, एआई से उनकी फोटो बना ली जाती थी, जिसमें वो पुलिस वालों के साथ जेल जा रहे हैं, और उनके ऊपर न्यूज आ जाती थी, और न्यूज छपती थी, प्रॉपर आर्टिकल छपता था, और ये गूगल पे चल रहा था हर जगह। यूट्यूब पे आप देखेंगे तो बीच बीच में आ जाएगा। तो मेरे को इन्वेस्टिगेशन दिया गया, पता कीजिए साहब ये कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है। और जिस तरह से खुलना शुरू हुआ, तो इसमें इतने इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व हो गए, रेफरेंसेस आने शुरू हो गए, तो समझ में आया कि ये तो करोड़ों का गेम है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक व्यक्ति परेशान है या कोई मतलब इनसाइडर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत बड़ा रैकेट है। आप देखिए कि डीप फेक के थ्रू यदि आप लगातार इस तरह का एक फेक न्यूज चलाते रहेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको सच मानकर ओपिनियन ही बना लें, जो जाते नहीं जानते नहीं। और ये किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। आज एक के संग हो रहा है, कल सबके साथ होगा। ऐसे में एक लॉ कम से कम उसको प्रोटेक्शन तो दे। हमारे देश में जो चरित्र है वो हमारी जान से भी ज्यादा कीमती होता है। हम कहते हैं कि आपका चरित्र चला गया तो फिर आप खत्म हो। ऐसे में यदि कोई डिफेमेशन कर रहा है, कोई आपके बारे में डीप फेक कंटेंट बना रहा है, प्रमोट कर रहा है उस चीज को, आप एक्चुअली इट इज लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर। ये तो उतना ही खतरनाक है। मुझे खत्म कर देगा। मैंने 30 साल 25 साल मेहनत करके एक रेपुटेशन अर्न की है, वो दांव पे आ जाती है। लोगों के शेयर मार्केट गिर जाते हैं। तो ये सिर्फ इम्पर्सोनेशन या आइडेंटिटी थेफ्ट का केस नहीं मानना चाहिए। मेरे ख्याल से लॉ में भी ऐसा लाना चाहिए कि कोई ऐसी हिम्मत करे तो उसको ऑलमोस्ट 307 के इक्विवेलेंट सजा भी हो, उसको उतना माना भी जाए। क्योंकि आप कैसे किसी का चरित्र इस तरह से हनन कर सकते हैं, बिल्कुल डीप फेक कंटेंट बना के। वो तो मेरे ख्याल से ये उतनी सीवियरिटी के संग आएगा तब लोग रुकेंगे, वरना जो बदमाशियां हैं वो होती रहेंगी और लोगों को उसका पॉलिटिकल एडवांटेज भी लेने की कोशिश करेंगे लोग, और लोग क्राइम भी करेंगे। जी, आप किसी भी तरीके से एक डीप फेक कंटेंट बना के लाखों लोगों को प्रभावित कर किसी भी गलत जगह पैसा ट्रांसफर करवा सकते हैं। आपको पता होगा कि इलॉन मस्क और ट्रंप के ट्विटर हैंडल डीप फेक के थ्रू स्क्रीनशॉट बना के प्रमोट होना शुरू हो गए थे और लोगों से बिटकॉइन में पैसे ले लिए गए। तो ये तो कई बार हुआ है। और भारत में चूंकि लोग, जैसा कि अभी सांसद जी ने बोला कि बहुत ज्यादा लोग इस बारे में अवेयर नहीं है और ट्रस्ट कर लेते हैं इजीली, खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत सीवियर खतरा है।
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है और सरकार ने अपने स्तर पर इस दिशा में कई कदम भी उठाए हैं। लेकिन शशांक जी, अगर बात डीप फेक की मैं करूं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में देखने में ये आ रहा है कि डीप फेक का जो चलन है, टेक्नोलॉजी का, जैसा आपने कहा, टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग भी है और नकारात्मक उपयोग भी है। राजनीतिक क्षेत्र में लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है या राजनीतिक विरोध है, वो कई बार इस रूप में सामने आ रहा है कि जो चरित्र हनन की बात कही अभी अमित दुबे जी ने, वो कुछ देखने को मिल रहा है कि राष्ट्र पे, समाज पे क्या असर पड़ेगा, उसकी भी लोग परवाह नहीं करते हैं अपने फायदे के लिए। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि डीप फेक और एआई एक एम्पलीफायर है। वैसे भी आप जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा में कुछ लोग अतिशयोक्ति करते हैं राजनीति में या जन सामान्य में, और इसको एक एम्पलीफाई करता है। लेकिन मैं इस विषय पे थोड़ा आशावादी हूँ। मैं समझता हूँ कि एक पेंडुलम है सर। इस पेंडुलम में पिछले 2-3 साल में जो बढ़त आई है कि एआई की तरफ वर्ल्ड स्विंग कर रहा है, सब चीज़ उधर जा रही हैं। एक तो अधिनियम भी आ रहा है जो उस पेंडुलम को वापस ले जाएगा, लेकिन जनता की जो आवाज़ है, जनता भी मानवतावादी है। हमारी जनता बहुत होशियार है, बहुत दिग्गज आए, बहुत भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश की और बहुत का सफाया हमारी जनता ने कर दिया। तो मैं समझता हूँ हमारी जनता अनभिज्ञ नहीं है, वो भी जानती है। थोड़ी आवश्यकता है कि उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में और बताना। लेकिन जैसे जैसे इस प्रकार की खबरें आएंगी कि इस प्रकार का डीप फेक हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, खास करके महिलाओं के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो रही हैं। मैं परसों ही किसी एक मीटिंग में गया था जहाँ इसके बारे में चर्चा की गई है। हम लोग बड़ी गंभीरता से कम 20 सांसद थे, हम लोगों ने चर्चा की इसके बारे में। तो इस प्रकार की चीज़ें जब जनता में धीरे धीरे जा रही हैं, तो जनता में जो विश्वास होता है कि नहीं, हम लोग के जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश अच्छी तरह आगे बढ़े, वहीं से जो विरोध आएगा उसी से इनको तमाचा लगेगा। देखिए, दोनों हाथ चलेंगे। यहाँ पर अधिनियम आएगा, लॉ आएंगे। मैं तो लॉ मेकर हूँ, लेकिन मेरा जनता में और जनभागीदारी में भी बहुत विश्वास है। सबके प्रयास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मैं अपने जनप्रतिनिधियों को बताऊंगा कि इस प्रकार की चर्चा हो रही है, और जब जनता समझेगी कि ये डीप फेक देश के लिए उपयोगी नहीं है, समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तभी वहाँ से प्रतिरोध आएगा। और उसी के साथ साथ हम लोग को एक नज़र बाहरी ताकतों पर भी रखनी पड़ेगी। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग ने अपने आप को थोड़ा खुला छोड़ दिया है। मैं इसके बारे में बहुत चिंतित रहता हूं। तमाम प्लेटफॉर्म हैं, तमाम डेटा गैदरिंग हो रही है हमारे क्षेत्र में। कुछ हमारे अधिनियम हम लोग लाए हैं जहां पर डेटा इस देश में रहे, लेकिन एआई उसको एम्पलीफाई कर रहा है। कई चीज़ें एआई के माध्यम से बाहरी ताकतें हमसे ले सकती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को बड़ा शोध करना पड़ेगा। और अधिनियम में मेरा तो आग्रह ये रहेगा, इसके बारे में एक अलग विषय से हम लोग चर्चा करें। हो सकता है पब्लिक में इसकी चर्चा ना हो पाए, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने कहा, जो अराजक तथ्य हैं उनको रोका जाए, जो कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो कि इसका दुष्प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बाहरी ताकतों को भी रोकने के लिए हमें कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया है तो इस पे हर कोई भी सक्रिय है। एक प्रकार से सिटीजन जर्नलिज्म का एक रूप देखने को मिलता है। लेकिन जब बात फेक न्यूज़ की आती है, डीप फेक की आती है, तो कहीं ना कहीं सवाल जर्नलिज्म पर यानी पत्रकारिता को लेकर भी उठने लगते हैं, जबकि पत्रकारिता का अपना एक दायित्व है, अपना एक कर्तव्य है। लेकिन अमित दुबे जी, मुद्दा इस बात को लेकर है कि अभी देश में फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए या डीप फेक को रोकने के लिए क्या कानून है, और किस कानून की, या नहीं है तो किस कानून की अपेक्षा की जा रही है? किस तरह का कानून होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं। बिल्कुल, अभी कोई कानून नहीं है सर, इसीलिए इस तरह के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और मिसयूज भी हो रहा है। मैं आपको कल का केस बता देता हूँ। संचार साथी पे जो डिबेट हुआ, उसमें क्लैरिफाई हो गया। मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि जो भी बोल रहे हैं एलिगेशन गलत है, आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें कोई परमिशन भी नहीं, मतलब उसमें कोई डेटा कलेक्ट नहीं होता है, परमिशन सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए होती है। सब क्लियर हो गया। कल से डीप फेक कंटेंट फ्लोट हो रहा है। क्या है डीप फेक? उसमें लिखा जा रहा है एप्पल का लोगो लगा के कि एप्पल ने इस ऐप को प्री इंस्टॉल करने से मना कर दिया, सरकार की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ये ऐप एक सर्वेलेंस ऐप है, क्योंकि ये ऐप एक जासूसी है। अब बताइए आप, ये नरेटिव लगातार, उसमें लोगो भी लगे हुए हैं न्यूज वगैरह, और वो फ्लोट हुए जा रहे हैं। और मुझे लोग कॉल कर रहे हैं कि भाई ये तो एप्पल ने रिजेक्ट क्यों कर दिया, फिर एप्पल क्यों रिजेक्ट करेगा? मैंने कहा जरा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस। यदि ये ऐप एक सर्वेलेंस ऐप है और एप्पल उसको प्री इंस्टॉल करने से रिजेक्ट कर रहा है, तो फिर वो एप्पल की प्ले स्टोर पर पड़ी क्यों है? एप्पल ने खुद टेस्ट करके अपने प्ले स्टोर पर डाल रखी है, ठीक है, प्ले स्टोर से तो इंस्टॉल कर रहे हैं। यदि जासूसी ऐप थी तो वही रिजेक्ट हो जाती। तो इतना भी कॉमन सेंस लोग नहीं लगाते, क्योंकि एक इमेज, एक वीडियो आ गया है और उस वीडियो में कुछ इंडोर्स किया जा रहा है, उस पर मान लें कि वहां से एप्पल ने रिजेक्ट किया। एप्पल ने कभी रिजेक्ट नहीं किया। यदि रिजेक्ट होता तो प्ले स्टोर से हो जाता। फिर वो एक प्री इंस्टॉल्ड का पर्पस अलग होता है। प्री इंस्टॉल्ड से उनके ई कॉमर्स इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, उसके लिए वो पैसा चार्ज करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम प्री इंस्टॉल्ड करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी डिस्कशन चल रहे हैं, हो जाएगा।
सवाल यह है कि आप किसी भी बात को जरा सा तोड़ मरोड़ कर किस हद तक डिस्टॉर्ट कर सकते हो डीप फेक कंटेंट के थ्रू। जी और उसमें फिर आप कई सारे न्यूज आर्टिकल डीप फेक से लिखवाते हो जो टेक्निकली कन्विंस कर देते हैं लोग। आप मान के चलिए, जैसे कई सारी चीजें शायद लॉजिक हम ना प्रिंट आउट करें, आप किसी एआई से बोल दीजिए कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दीजिए जिसमें मुझे सामने वाले को ऐसे कन्विंस करना है, वो ऐसे उल जलूल तर्क लेके इवेंचुअली कन्विंस कर दे। वो इस हद तक वो सब डीप फेक ही है, क्योंकि जी उसके पीछे कोई रियल रिसर्च नहीं है और वो चीज कोई चेक नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत गंभीर मुद्दा, और अभी लॉ चूंकि नहीं है, जब तक लॉ बनेगा हो सकता तब तक 50% कंटेंट इंटरनेट पर डीप फेक हो जाए। मुझे तो डर इस बात का है कि जिस तरीके से लोग लिखे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं इमेज वीडियोस, वेरी डेंजरस। जी इसलिए एक बड़ा क्विक रेगुलेशन लाने की जरूरत है कि रोका जाए, चाहे वो वाटर मार्किंग की जाए, चाहे वो पेनल्टी हो कि कल के दिन यदि कोई ऐसा पकड़ा गया तो उस पर पेनल्टी हो, उस पर सजा जी भी हो। बिल्कुल रुकेंगे, अभी कोई सजा नहीं। बिल्कुल संसदीय समिति ने इस बात की सिफारिश भी की है कि इस प्रकार की फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, जो डीप फेक की समस्या है उसमें अंकुश लगाने के लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए, दंड के रूप में भी प्रावधान किया जाए, इस तरह की सिफारिशें की हैं और सरकार ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है। वैसे भारत सरकार ने हाल ही में एक नया प्रावधान लागू किया है जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक या गैर कानूनी कंटेंट हटाना होगा। शिकायत या एक्चुअल नॉलेज मिलने के बाद प्लेटफॉर्म को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इस प्रकार के स्टेप, इस प्रकार के कदम सरकार ने अपनी तरफ से उठाए हैं। लेकिन शशांक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि जब बात अभिव्यक्ति की आज़ादी की आती है, उसके नाम पर, सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है या समाज में जो कुछ हो रहा है फेक न्यूज़ के रूप में या डीप फेक के रूप में, और दूसरी तरफ लोकतंत्र, और इसके बीच एक संतुलन पत्रकारिता, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना जाता है पत्रकारिता को, आप इस संतुलन की जो रेखा है, जो लक्ष्मण रेखा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा ये मानना है कि जैसा आपने कहा कि आज की तारीख में पत्रकारिता को एक चुनौती मिली है इंटरनेट से और अब रिसेंटली एआई से, जैसा कि बताया गया, अमित जी ने बताया। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि एक ऐसा समय आने वाला है 1-2 साल में ही जब पत्रकारिता को फिर बूस्ट मिलेगी, क्योंकि उसकी वास्तविकता जो है उसको समझाने के लिए एक पुष्ट मार्ग चाहिए और लोग भी तंग आ जाएंगे डीप फेक से। हमारे लोग भी बड़े समझदार हैं, तो मैं समझता हूं कि चुनौती आज है, लेकिन अगर हमारी पत्रकारिता जगत इस चुनौती को स्वीकार करता है और अपने दृढ़ निश्चय और पक्के इरादे से अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाए बिना आगे चलता रहता है कुछ सालों के लिए, तो उनके पास वापस पाला आ जाएगा। ये मेरा मानना है। रही बात गणतंत्र की, तो मैं समझता हूं कि अभिव्यक्ति की भावना हर नागरिक में होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि जनभागीदारी और हम लोग सबके प्रयास से आगे बढ़ें। मैंने अपने ही संसदीय क्षेत्र में एक अमृत प्रयास का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है और मैं समझता हूं कि उसमें इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान होगा। और उसी के साथ साथ हमारी जो सरकार की रणनीति हैं, एजुकेशन में, आप स्पेस में देखिए, आप स्वास्थ्य में देखिए, इसमें भी एआई का बहुत बड़ा उपयोग है। मैं भी IITN हूँ, तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ एक तरह से हम लोग को संतुलन लाना पड़ेगा और ये विधेयक जो आ रहा है इसमें बहुत बड़ा प्रयोग रखेगा। लेकिन मैं अंत में यही कहूँगा कि मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि इसमें जनता की जिम्मेदारी है। अधिनियम उतना ही कर पाएगा, वो 20-25% लोगों को संभाल पाएगा। 80% जो शिकायतें हैं वो उस व्यक्ति से होगी जो अपने चरित्र को सीधा करके इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं करेगा, जो फेक न्यूज़ नहीं बनाएगा, और उसी के साथ साथ जो पड़ोसी है जो इस प्रकार की गतिविधियां देख रहा है वो भी शिकायत करेगा। तो मेरे हिसाब से सोशल दबाव से, जैसे हमारे गांव में कई ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, उसी प्रकार से मैं समझता हूं आने वाले दिनों में सोशल दबाव से भी फेक न्यूज़ और एआई में संतुलन आएगा। जी अमित जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेकर भारत का जो दुनिया में जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ा है, बात चाहे डिजिटल इंडिया की जाए या दूसरे प्लेटफॉर्म्स की जाए, लेकिन चुनौती जो है टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्नोलॉजी को मिल रही है और विकसित भारत का लक्ष्य है। आप कैसे देखते हैं इस विषय को विकसित भारत के संदर्भ में? देखिए, एआई जिस हिसाब से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करेगा वो अभूतपूर्व होगा। पिछले जो 10 साल थे या 15 साल थे वो डेटा के ईयर थे। हमने वो रेस मिस कर दी है, क्योंकि डेटा हमारा अधिकतर बाहर है, देश के बाहर है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे यहाँ था ही नहीं। अगले 10 साल एआई के हैं। इसके लिए भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, पूरी नीति आयोग ने रिकमेंडेशंस दी हैं कि एआई का किस तरह से यूज किया जाए, और उसके अगले 10 साल क्वांटम के होंगे। और उसको लेकर सरकार आज से इतना प्रोएक्टिव है कि 2 साल पहले नेशनल क्वांटम मिशन स्टार्ट कर दिया गया और उसमें करीब $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया गया।
जबकि वो रेस हमें अगले 5 साल के बाद शुरू होगी। तो हम जिस तरीके से अब अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया में डिस्रप्शन करने वाली है, हम उस रेस का हिस्सा होंगे। और हमारी जीडीपी जो आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हो रही है दुनिया में, अभूतपूर्व ग्रोथ हो रही है, वो और भी डबल डिजिट में आगे जाए। मेरे ख्याल से वो एक प्रयास है जो एआई के थ्रू अचीव हो सकता है। एआई भारत के लिए तो वरदान है, मैं बता रहा हूं। एआई क्योंकि इतना डेटा है हमारे पास, हम जो सोल्यूशन दे सकते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मुझे याद है जब एक कुंभ के दौरान एक टीम आई थी जर्मनी की, और वो सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट सोल्यूशन बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको डेटा इंडिया से मिलना था और उसके लिए पूरे अप्रूवल लिए गए, प्रोसेस लिए गए। और तब भी मेरा सवाल यह था कि डेटा हमारा है, सोल्यूशन वो देंगे और फिर वो हमें बेचेंगे कि भाई देखिए, अब हम देखिए आपको एक इफेक्टिव एआई सोल्यूशन दे रहे हैं जिससे आप क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हो। मैंने कहा हमारी डेटा से एक एआई ट्रेन करके हमें बेचा जाएगा, क्यों ना हम खुद करें। तो आज हमारे पास हर तरह का डेटा है, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, हम डिसीजेस एनालिसिस कर सकते हैं, या कोई भी सेंसरी डेटा है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। मेरे ख्याल से हम जो सोल्यूशन विश्व को देंगे अगले 10 सालों में, वो कोई और दे ही नहीं पाएगा। जी, जाहिर तौर पे टेक्नोलॉजी का जो मुद्दा है, अगर डिजिटल इंडिया की बात की जाए, वो समाज के हित में भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो दूसरा पहलू है, जो फेक न्यूज़ और डीप फेक के रूप में उभर के सामने आ रहा है, वो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है, समाज के लिए चुनौती है, देश की एकता अखंडता के लिए भी चुनौती है। जागरूकता के साथ इस चुनौती से निपटा जा सकता है। शशांक जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।